फॉर RAS प्रीलिम्स 2025। ठीक है, तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा मनी बैंकिंग फाइनेंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि रिजर्व रेशियो जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है CRR, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है SLR। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दो टाइप के होते हैं रिजर्व रेशियो। फिर इसके बाद आता है क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। पेन का स्ट्रोक थोड़ा मोटा तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया लगता है, अब देखते हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें जिसको LF बोलते हैं, LAF। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है रेपो रेट। ठीक है, तो बेसिकली रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है कि जो बैंक होता है वो कुछ कोलेट्रल लगता है किसके पास, RBI के पास, और फिर RBI प्रोवाइड कराती है क्या, RBI रेपो रेट के ऊपर उसे लोन देती है। ठीक है, किसको, ये थे कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, HDFC, ICICI, जितने भी हैं सारे, तो इनको रेपो रेट पे RBI प्रोवाइड कराती है क्या, क्या प्रोवाइड कराती है, लोन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता है ना कि RBI जो है ये सेंट्रल बैंक है और ये बाकी सारे कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, तो इसमें भी SBI जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसको PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये पहली जो हमारी पहली LAF थी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इससे आगे बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट ठीक है, रिवर्स रेपो रेट नहीं, रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी बात नहीं करते हैं। रिवर्स रेपो रेट को हम, रिवर्स रेपो रेट से पहले हम पढ़ते हैं इसको, MSF को। MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो MSF इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF होती क्या है? तो बैंक के पास जो पड़ा होता है, ये कोलेट्रल रखना होता है, पर बैंक के पास बैंक का जो SLR कोटा होता है, ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ठीक है, तो बैंक के पास जो SLR कोटा होता है इसमें क्या क्या होता है,
जीसैक, गोल्ड, ठीक है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सब। तो जो बैंक का ही एसएलआर कोटा की जीसैक है, ठीक है, तो इसको बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास कैसे रख देता है, कोलेट्रल के रूप में, कि भाई ये कोलेट्रल रख लो और हमको क्या दे दो, लोन, ठीक है। तो इस जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत, एलएएफ के तहत जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं एमएसएफ, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये हो गया एमएसएफ, ठीक है। अब एमएसएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तो बात है, एमएसएफ को कई बार क्या बोलते हैं, बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमएसएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और जो रूरल, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनको, ग्रामीण एरिया के बैंक है उनको, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इनको मिलता है पैसा, ठीक है, इसके तहत। तो हमको इस बात का पता होना चाहिए कि बेसिकली रेपो रेट और एमएसएफ में फ़र्क क्या होता है। तो डिफरेंस रेपो रेट और एमएसएफ में फ़र्क क्या होता है, एमएसएफ में तो रेपो रेट जो होती है इसमें मिलता है, इसमें जी सैक नहीं रखी, ठीक है, इसमें कोलेट्रल के रूप में जी सैक नहीं रखी होती, जी सैक तो रखते हैं लेकिन नॉन एसएलआर, ठीक है। और जो एमएसएफ होता है इसमें कौन सी जी सैक रखते हैं, एसएलआर कोटे की, ठीक है। तो ये बेसिक फ़र्क है। अब इससे आगे चलते हैं, अब समझते हैं रिवर्स रेपो रेट होता है क्या। तो रिवर्स रेपो रेट होता है कि इसमें आपको ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जो बैंक होती है, ठीक है, ये लोगों को पैसा लोन करती है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो जो सेविंग्स आती है इनके पास, जो लोग करते हैं, पीपल, ठीक है, और दूसरा जो पैसा देती है इनको आरबीआई, ठीक है, जैसे रिवर्स रेपो रेट या एमएसएफ के तहत, ठीक है। अब इस पैसे को क्या करते हैं, ये कुछ तो सीआरआर में रख देते हैं, जैसे 4% रख दिया, ठीक है। फिर एसएलआर, तो इसकी ये ले लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड वगैरह, ठीक है। फिर जो पैसा बच जाता है इसमें से ये देते हैं लोन, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, ये सारा पैसा लोन में नहीं दे पाते, ठीक है। तो जो वो पैसा वेस्ट ही होता है क्योंकि उस पर इनको कोई कमाई नहीं होती। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए ये जो इस बचे हुए पैसे को आरबीआई को बोलते हैं कि भैया आप ले लो, ठीक है। तो आरबीआई बोलती है ठीक है हम ले लेंगे, ठीक है। तो आरबीआई इनसे ले लेती है, और जो आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है उस पैसे पे, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, ठीक है। अब इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जो रिवर्स रेपो होती है, ठीक है, ये तो देते हैं विदाउट कोलेट्रल, ठीक है, और जो नहीं, ये तो लेते हैं विद कोलेट्रल, तो ये तो होती है विद कोलेट्रल, ठीक है। और फिर एक सेकंड टाइप की होती है एसडीएफ, इसके तहत जो पैसा लेते हैं ये विदाउट कोलेट्रल लेते हैं, ठीक है। तो एसडीएफ और इसका पता हो गया, ठीक है।
तो अब आगे चलते हैं। अब तीसरी चीज इसमें जो आती है समझने लायक, ठीक है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते क्या हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं कि इसके तहत गवर्नमेंट जो है, जो आरबीआई जो है, वो जी सैक इशू करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे मार्केट है, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी। लिक्विडिटी मतलब इसमें एक्सेस पैसा आ गया मार्केट में। ठीक है, अब जो ये एक्सेस लिक्विडिटी आई है, इसको इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जो चीज़ 2 रुपए में मिल रही थी अब 3 रुपए में मिलने लग जाएगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, जो ये मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो आरबीआई है, ठीक है, ये सख्त कर ले जो लिक्विडिटी आई है। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी, तो लोग भाग भाग के खरीदेंगे। तो लोगों का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई इनको जी सैक में कुछ 8-10% इंटरेस्ट दे देगी। ठीक है, तो इस तरह। और जब डिफ्लेशन आती है, यानी मंदी का दौर होता है, ठीक है, रिसेशन भी बोलते हैं, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बाई करना शुरू कर देती है जी सैक। ठीक है, जो बैंकों के पास है या लोगों के पास है, कॉरपोरेट के पास है। ठीक है, और इससे क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, वो खर्च करते हैं, फिर डिमांड इंक्रीज होती है और इस तरह से मंदी ख़त्म होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, कौन कौन सी। ठीक है, पहली तो रिजर्व रेशियो, दूसरी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, और तीसरा क्या? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो पहला सीआरआर प्लस एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होगी? ठीक है, रेपो रेट। दूसरा मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, और फिर रिवर्स रेपो रेट, और एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या? बाइंग और सेलिंग किसकी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम आगे चलें। तो एक टर्म जिस पे काफ़ी बार सवाल आता है उसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है? दो बैलेंस शीट खराब हो रही हैं एक साथ। ठीक है, ये दो बैलेंस शीट कौन कौन सी होंगी? कॉरपोरेट की यानी कंपनियों की, और दूसरी किसकी? बैंक की। ठीक है, अब जैसे कि बैंक ने
किसी कॉर्पोरेट को लोन दिया है और ये लोन चुका नहीं रहे, तो इनकी तो बैलेंस शीट खराब होगी। और बैंक में क्या होगा, बैंक की बैलेंस शीट खराब, क्योंकि बैंक का क्या एनपीए इंक्रीज हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ठीक है, बैड लोन जिसको बोलते हैं, तो बैड लोन की समस्या आ जाएगी और इधर इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, दो बैलेंस शीट खराब होगी, इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो इससे बचने के लिए आरबीआई ने कई, ठीक है, पहले तो आरबीआई ने 4 4 ठीक है, क्या किया है, 4R की एक टेक्निक बताई है जिसके थ्रू हम ये जो एनपीए की समस्या है, ठीक है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसकी समस्या को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये 4R है कौन कौन से, पहला है रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज तीन तरीके से कर सकते हैं हम, कि भाई सब्सटेंशियल है, सब स्टैंडर्ड, ठीक है, सब स्टैंडर्ड है। एक सेकंड, अभी क्या मैं नया नया हूँ तो मैं सही से कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो कौन कौन से, एक तो सब स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, सब स्टैंडर्ड मतलब जो 12 महीने से कम है, 12 मंथ वाले। फिर दूसरे कौन से हो गए, डाउटफुल, और तीसरा क्या होता है, लॉस एसेट। तो ये 3 साल से जो कम है, 3 ईयर से जो कम है वो है, और जो 3 ईयर से ज़्यादा हो चुका है जिनको, उसको लो, ठीक है, उसको लॉस वाले में डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब ठीक है, तो पहला इसमें रिकॉग्नाइज कर दिया कौन कौन सी कैटेगरी है भाई, जिस सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, 3 कैटेगरी में जब रिकॉग्नाइज कर दिया लोन्स को, तो अगली कैटेगरी आ जाती है रिजोल्व। ठीक है, रिजोल्व यानी अब जो बैड लोन हो चुका है उसको रिजोल्व तो करो। ठीक है, तो रिजोल्व करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं आरबीआई ने। ठीक है, तो भाई कुछ करो, इंटर क्रेडिट, ठीक है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करो, रिवर्स परचेज करो, एएमसी, ठीक है, बैंक को 50 करोड़ दो, कुछ भी मतलब बहुत सारी। ठीक है, इंश्योरेंस आईबीसी लाई, ठीक है, सरफाईसी एक्ट है। तो इस तरीके से करके, ठीक है, और तीसरा जो है आईबीसी और सरफाईसी के बारे में हम आगे देख लेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और सरफाईसी एक्ट 2002 का था। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड है रिकैपिटलाइज, ठीक है, किनको वापस से कैपिटल दो, ठीक है, और चौथा है रिफॉर्म। ठीक है, ठीक है, इन दो नए रिफॉर्म्स लेके आओ वो वाली। तो इस तरीके से करके आरबीआई ने कोशिश करी कि हाँ भाई ये सब काम कर सके। ठीक है, तो इसने आरबीआई ने जो है कुछ फॉर्म भी तैयार करे, ठीक है, SMA 2 की कैटेगरी, ठीक है, तो वो सब, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, होता है क्या सरिंग, तो इसमें क्या होता है, जो डेब्ट है उसका कुछ पार्ट
माफ़ कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल देते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कम कर देते हैं, ठीक है। या कुछ पार्ट माफ़ कर देंगे कि 10 लाख का लिया था, आप 5 दे दो, कुछ तो दे दो, ना से तो कुछ भी सही है, ठीक है, उस तरीके से। या फिर इसमें क्या करते हैं, जो डेप्ट है, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर 10 करोड़ का डेप्ट है, तो इस डेट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, इक्विटी से रिप्लेस कर लेते हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी। अब इस कंपनी में क्या हो जाएगी, हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी, ठीक है, ओनरशिप मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो आपका लोन कम हो जाएगा और हम इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ऐसे ही एक S4A टेक्निक थी। तो ये सब टेक्निक्स को देखते हुए है ना, तो ट्विंस तो ये सब किसके लिए थी, ये सारी टेक्निक्स बेसिकली थी किसके लिए, एनपीए के रेजोल्यूशन के लिए। जो लोग बैड लोन ले लेके भाग रहे थे बैंकों में, एनपीए की समस्या हो रही थी, तो उसको रिजोल्व करने के लिए ये सब था, है ना। अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो आती है इस वाले पार्ट में, वो होती है कि जैसे ये पूछ लेते हैं M0, M1, M2, M3, ठीक है, M4, ये सब है क्या, ठीक है। तो M0 क्या होता है, एक सेकंड रुको, अभी मैं पहला वीडियो है तो इतनी अच्छे से हो नहीं रही। M0 क्या होता है, जो टोटल करेंसी है, ठीक है, सर्कुलेशन में, ठीक है, उसको बोलते हैं M0, ठीक है। टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब ये जो लोगों के पास भी होगी और कुछ बैंकों में भी होगी, तो जो करेंसी है इसको बोलते हैं M0, ठीक है। इसके अलावा M1 क्या होता है कि भाई जो करेंसी तो है ही, M0 तो है ही, जो करेंसी है इसके साथ साथ जो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जो जैसे अपने सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट में आता है। तो डिमांड डिपॉजिट और जो एम नेट करेंसी है वो M2 होता है कि भाई टोटल डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। एम क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, ये कौन सी होगी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, और ये टोटल, यानी इसमें पोस्ट ऑफिस वाला भी शामिल हो गया। फिर क्या होता है, M3 आता है। M3 बार बार पूछते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। M3 क्या होता है, M नोट है, डिमांड डिपॉजिट है और टाइम डिपॉजिट है, ठीक है। ये बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप के एम नोट है, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट किसको बोलते हैं, FD RD, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, जितने टाइम के लिए करे जाते हैं। और M4 में तो भाई एवरीथिंग, ठीक है, जो भी पैसा है सारा। तो पर M3 इसमें M3 सबसे इम्पोर्टेंट है। M3 का एक नाम भी है, एग्रीगेट मनी सप्लाई, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है CRAR का, ठीक है। CRAR मतलब, या इसको कई बार क्या बोलते हैं,
CAR, ठीक है। इसको इसके दो नाम है, कैपिटल रिस्क वेड एसेट, ठीक है, एडजस्ट रिस्क वेड एसेट एडजस्टमेंट रेशियो, या फिर समझ जाओ ना, ज़्यादा टाइम खराब होगा। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए। CR और CAR ऐसे सीधा ही देगा। तो इसमें क्या होता है कि बैंक को अपने NPA के अगेंस्ट में एक अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक है, कि इतना अमाउंट हम रखते हैं कि हाँ, कल को हमारा इतना NPA हो जाए तो हम उसके, मान लो लोग पैसा ले लेके भागे, किसी ने लोन लौटाया नहीं, और जो लोगों के सेविंग्स पड़ी है बैंक में, वो बोलेंगे हमको वापस दो। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से देंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि बैंक के पास बफर में कुछ हो, ठीक है। तो बफर क्या होता है? CAR, ठीक है। ये बेसल नॉर्म के हिसाब से चलते हैं। बेसल नॉर्म क्या है कि भाई तुमको 8% रखना होगा, ठीक है, एज ए CAR। 8% तो रखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, अपने इनके जो रिस्क वेड एसेट है, इनके रिस्क वेड एसेट है, रिस्क वेड समझ गए ना, लोन और प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी तो डूब सकती है, तो वो है रिस्क वेड एसेट, उनके अगेंस्ट में 8% रखना पड़ता है। तो ये बेसल नॉर्म है। भारत में तो शायद 11% के समथिंग कर रखा है, लेकिन बेसल नॉर्म पूरी वर्ल्ड पे लागू होता है। फिर एक शब्द है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली करेक्टिव एक्शन है, कुछ खास है नहीं, RBI के थ्रू लेते हैं, ठीक है, बैंक NBFC पे लागू होता है। तो ये सब खैर नहीं पूछते। और जो PCR है, PCR इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ये एकदम सेम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के जैसा ही, ठीक है। बस ये किसके अगेंस्ट होता है? ग्रोस NPA, ठीक है। तो ये हमको याद रखना, ठीक है। हमको एक चीज और याद रखनी है, ठीक, वो है कि एक टर्म वेज, सेकंड रुको, वेज एंड मीन एडवांसेस। ये क्या होते हैं? ये एडवांस होते हैं, हम किसी को एडवांस देते हैं ना, तो ये एडवांस होते हैं। कौन देती है? RBI देती है। किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। जो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको RBI जो एडवांस देती है, जो पैसा देती है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? WMA, ठीक है, WMA। और ये कई बार पूछ लेते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह में आता है, जिसको तो याद रखना। वैसे ये होता शॉर्ट टर्म के लिए, कितने दिन के लिए देते हैं? 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए। अब पेमेंट्स बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, ये सब बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। RS वगैरह में पूछते नहीं, पर हाँ, थोड़ा बजट का बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है। ठीक है। बजट, वैसे तो बजट की जो पॉलिटी की एप्लीकेशन है वो भी पता होनी चाहिए। तो बजट जैसे अपने किस आर्टिकल में मेंशन है, पहली बात तो मनी बिल क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 1110 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल बिल क्या होता है, आर्टिकल 117 के बारे में पता होना चाहिए। फिर बजट, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में है भी है या नहीं है, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसकी जगह नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये नाम किसमें दिया है, आर्टिकल 112, ठीक है। तो ये इसकी पॉलिटी की एप्लीकेशंस है। अब इसमें एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर फिर पता होना चाहिए कि हाँ कैसे अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी कि नहीं, ये पॉलिटी की एप्लीकेशन है। और बाकी की चीज़ें कि इनके रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज़ वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। या जैसे टर्म है डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। ये क्या होता है, इसके जो वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होते हैं, ये क्या होता है, ये अब लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया हुआ है अगर आप सही से पढ़ोगे तो, ठीक है। फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें कि अप्रोप्रिएशन बिल पास कैसे होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल, और फिर पास होने के बाद जो फाइनेंशियल बिल होता है, फिर उसको फाइनेंशियल एक्ट कैसे, फाइनेंस एक्ट कैसे बन जाता है वो, ठीक है। उन सब के बारे में एक बार आप पॉलिटी में देख लेना। अभी हम इकोनॉमिक्स वाला थोड़ा सा इसमें जो ज़रूरी हो समझ लेते हैं। बजट, तो बजट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहलू भाई कमाई कितनी हुई जिसको बोलते हैं रेवेन्यू पार्ट, और दूसरा होता है कैपिटल पार्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू पार्ट में भी दो होते हैं, रिसीट मिला कितना, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। सेम गोज फॉर दिस, दो पार्ट इसके हो गए, ठीक है। तो बजट में कहाँ कहाँ से आएगा, एक नॉर्मल दिमाग की बात है कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसको कमाई कहाँ से होती है, एक तो टैक्स से, ठीक है। और दूसरी वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी जिनको नॉन टैक्स एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्स टैक्स सबको पता है तीन टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया, इनकम टैक्स, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा हो गया,
इनडायरेक्ट सबको पता है। जीएसटी, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, सीधा हमसे नहीं लेते। ठीक है। वैट है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है। एक्साइज, कस्टम, जो भी है ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। तो इस तरह से कौन कौन से, एक मिनट आगे चलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो टैक्सेशन वाली इनकम हो गई। अब टैक्स के बिना जो होती है, नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? सरकार को जो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, जो पीएसयू होते हैं वो कमाई करते हैं, प्रॉफिट, और उनकी प्रॉफिट में से सरकार को क्या मिलता है? पीएसयू, जैसे गेल पेल, है ना, समझ रहे हो ना, सेल, जो भी है। तो ओएनजीसी वगैरह जितने भी पीएसयू हैं, उनकी कमाई से क्या मिलता होगा? डिविडेंड। और क्या क्या मिल सकता है? और जो इनकम होती है सरकार को बहुत सी जगह से, वो। फिर रिमिटेंस, एक इनकम हो गई। एक रिमिटेंस, रिमिटेंस का क्या है? बहुत से लोग बाहर से पैसा भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिमिटेंस, या कोई गिफ्ट। ठीक है, ऐसे करके ये जो कौन सी इनकम होगी? नॉन टैक्स इनकम। तो ठीक है, ये कुल मिला के कौन सा पार्ट था रिसीप्ट का? अब एक बार देख लेते हैं कौन सा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है? एक तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उनको सैलरी मिलती है। ठीक है। वो कहाँ से मिलेगी? यहीं से मिलेगी। ठीक है। तो सैलरी मिल जाती है। सैलरी के अलावा पेंशन भी देते हैं, बुढ़े हो जाते हैं तो वो कहाँ से जाएगी? ठीक है। जो गरीब लोग हैं इनको सब्सिडी कहीं से तो मिलती होगी, यहीं से मिलती है। ग्रांट, ठीक है, स्टेट्स को दी जाती है या दूसरे देशों को देते हैं, जो भी। ठीक है। या इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है। कोई लोन हो पुराना, उसका जो इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट इसमें आता है ना, तो जो उसका मेन पार्ट होता है, जिसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं, वो, है ना, वो इसमें नहीं आता। वो अपने कैपिटल वाले पार्ट में आता है, तो वो देख लेंगे। ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इसमें नहीं आता। ठीक है। या फिर कोई प्रीवियस लोन है वो चुका दिया, तो वो भी इसी में आता है। ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब आते हैं रिवेन्यू पार्ट के अंदर। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, कैपिटल पार्ट। ठीक है। अब कैपिटल पार्ट के फिर से दो, रिवेन्यू नहीं, रिसीव, रिवेन्यू तो हो गया था। ठीक है। और दूसरा एक्सपेंडिचर। अब रिसीट में क्या क्या, कहाँ से आया, कैसे आ सकता है? डेट से आ सकता है, और एक नॉन डेट तरीके से आ सकता है। डेट से क्या देते हैं? जैसे कोई इंटरनल डेट ले लिया किसी से, कोई कॉरपोरेट है उससे ले लिया, इस बेसिकली इसको इंटरनल डेट बोलते हैं। ठीक है। तो डेट कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। कौन कौन से? इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। एक मिनट में, इंटरनल,
ठीक है। और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो बहुत सारे, कोई ये बैंक वगैरह, मल्टीलैटरल बैंक जो खुले हैं, एडीबी वेडीबी है ना, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब देते हैं। ठीक है। और एक्सटर्नल डेट में क्या क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग भी आ जाती है। ठीक है। ईसीबी जिसको बोलते हैं, या एनआरओ, एफसीएनआर, जो एनआरआई अकाउंट होते हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। और दूसरा नॉन डेट होता है। नॉन डेट में पैसा कहाँ से आ गया भाई? डेट, नॉन डेट में कोई किसी को लोन दिया हो, लोन की रिकवरी हो गई, तो पैसा नॉन डेट आ गया ना। ठीक है। और दूसरा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब की सरकार, ये बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है एयरपोर्ट्स को। ठीक है। और कई बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है। तो क्या डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सवाल बन सकता है? ठीक है। तो उस हिसाब से आप एक बार ध्यान रखें कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो डिसइन्वेस्टमेंट आता है कैपिटल, जो बजट का कैपिटल पार्ट होता है, उसमें भी रिसिप्ट में, और कौन सी रिसिप्ट में? नॉन डेट में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि खर्चा कहाँ हो रहा है। ठीक है। कैपिटल का एक्सपेंडिचर पार्ट। ठीक है। अब कहाँ का खर्चा हो सकता है? मोटा मोटा खर्चा तो भाई हमने दिखा दिया, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, है ना। लेकिन फिर सरकार और भी जगह तो खर्चा करती है, कैपिटल एसेट भी तो बनाती है ना। उनके लिए पैसा कहाँ से लगाती है? वो कैपिटल वाले पार्ट में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनमें तो खर्चा होता है। ठीक है। उसके अलावा सरकार लोन भी देती है भाई, स्टेट्स को भी तो देती है। ठीक है। या कई बार फॉरेन कंट्री को भी दे देती है। तो ये किस में आ गया? ठीक है, एक्सपेंडिचर में। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बहुत जरूरी चीज़ है प्रिंसिपल अमाउंट। अब कोई पुराना लोन है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो किस में आएगा? एक्सपेंडिचर पार्ट किसके? कैपिटल के। और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो किस में आएगा? एक्सपेंडिचर पार्ट पर किसके में? बताओ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है। तो इस तरह से ये अपना बजट खत्म होता है। ठीक है। तो बजट के बारे में बस इतना ध्यान रखना। अब अगली चीज़ पढ़ते हैं, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या पढ़ना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है कि जैसे हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ठीक है, कुछ इंपोर्ट किया, तो इन दोनों का जो बैलेंस है, ठीक है, उसके बारे में। मान लो किसी बार एक्सपोर्ट ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने कमाई करी है। और किसी दिन एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, यानी हमारा नुकसान हुआ है। तो इसको बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने टाइप की होती है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है दो टाइप की। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहला चीज़ होती है करंट। सेम वही,
पता है उसमें रिवेन्यू और कैपिटल अकाउंट था, इसमें करंट और कैपिटल अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो विजिबल जो दिखाई देता है, और एक ना नॉन विजिबल, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। दिखाई कौन सा देता है? अब जो किसी ने सामान खरीदा है, ठीक है, वो दिखाई देगा। तो ट्रेड इन गुड्स, है ना भाई, 10 रुपए का मैं कुछ सामान ले आया, बिस्कुट का पैकेट ले आया, तो दिखाई देगा ना कि हाँ इसने 10 रुपए का कुछ खरीदा है। लेकिन अगर मैं 50 रुपए की कटिंग कराया, कोई सर्विस ले ली और मैं आ गया, तो दिखाई नहीं देगा। मैंने किसी से मसाज करा ली और फिर मैं घर आऊँ, तो किसी को पता थोड़ी लगा कि ये 50 रुपए की मसाज कर, दिखाई नहीं देता। वो वाला खर्चा जो सर्विसेज में होता है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज का ट्रेड है, इसमें ये कौन सा हो गया? ठीक है, ये हो गया नॉन विजिबल। ठीक है, गुड्स में भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, सबको दिखाई देगा। ठीक है, सर्विसेज में, अब सर्विसेज में 3 टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको अगले उस पर देखते हैं। तो सर्विसेज में इनविजिबल का जो पार्ट है, सर्विसेज वाला, तो इसमें पहला फैक्टर इनकम के बारे में। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो फैक्टर इनकम होता है। फैक्टर इनकम, अब इस ये पूछेगा नहीं, बस इतना याद रखना फैक्ट। अब मैं तो आपको बता भी दूंगा, नेट इनकम फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है, वो उसका कोई फायदा नहीं है, याद ही नहीं रहेगा। या नॉन फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम आप, नॉन फैक्टर इनकम तो वैसे ही ध्यान रह जाएगी। नॉन फैक्टर क्या होती है? ये तो बेसिकली फैक्टर इनकम एम्प्लॉय वाली होती है, एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी जो नॉन फैक्टर इनकम कौन कौन सी, जैसे नॉन फैक्टर इनकम में आ जाती है भाई शिपिंग। ठीक है, जिन शिप से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, या बैंकिंग, शिपिंग है तो ये वो शिप वाली नहीं, जैसे इधर से उधर ले जाना, उसको भी शिपिंग ही बोलते हैं। ठीक है, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट कर रहे हैं, ये भी शिपिंग है। ठीक है, दूसरा बैंकिंग हो गया। ठीक है, या फिर आप इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, टूरिज्म भी तो एक सर्विस ही है। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया। हमारा सर्विसेज में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का। बड़ी बड़ी कंपनियां, विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, टीसीएस, ये सब क्या कर रही हैं? प्रोवाइडिंग, ठीक है, सर्विसेज। तो इस तरीके से ये कौन सी होगी? नॉन फैक्टर इनकम। और जो तीसरा पार्ट हो गया, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम के बारे में क्या है? गिफ्ट, रेमिटेंस वगैरह, ठीक है, वो तो आप खुद ही समझ जाओगे, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगली चीज देखते हैं, कैपिटल पार्ट वाला। कैपिटल पार्ट, तो कैपिटल पार्ट में आ गया, कैपिटल पार्ट में इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में एफपीआई और एफडीआई दोनों आती हैं। ठीक है, और अब एफडीआई का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एफपीआई और एफडीआई में फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो जाती है। एफडीआई में अब कोई कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी में अगर किसी ने 10% से कम हिस्सेदारी, इक्विटी जो है, ली है, ठीक है, या फिर जो किसी ने दूसरे ने 10% से ज़्यादा लिए, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंपनी में हिस्सेदारी पे कि ये एफडीआई है या एफपीआई है।
और वो भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। लिस्टेड यानी स्टॉक मार्केट जो है उस पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी। बाकी कंपनियों के लिए तो अलग है, ठीक है, रूल। तो एफडीआई एफपीआई का रूल ये है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसमें 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, कम है, ठीक है। एफडीआई का कुछ, कई बार एफडीआई के वो पूछ लेते हैं टाइप्स, ठीक है। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू हो सकती है, कुछ लोग डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसके थ्रू कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इक्विटी खरीद लेते हैं, कुछ जो कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। ये बॉन्ड होते हैं जो टाइम पे इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो ये भी एफडीआई का एक टाइप हो सकता है। तो इस तरीके से एफडीआई इनके लिए अप्रूवल कहाँ से मिलता है, डीपीआईआईपी से, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ। अब अगली चीज जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो है, ठीक है, कैपिटल पार्ट में जो पहला पार्ट था वो इन्वेस्टमेंट का हो गया, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। एफडीआई। अब देख लेते हैं लोन्स के बारे में। लोन्स में क्या क्या होगा, लोन्स में भाई एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, या जो रुपी डेब्ट सर्विसिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, तो फॉरेन एक्सचेंज का कुछ खास वो नहीं, वो भी कैपिटल इसके जो कैपिटल पार्ट में ही आता है, ठीक है। या जो बैंकिंग कैपिटल है, ठीक है, बैंकिंग कैपिटल, एनआरआई अकाउंट, एनआरआई अकाउंट, ठीक है। जो एनआरई होते हैं या एफसीएनआर होते हैं, ठीक है, वो सब किस में इसमें आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखें। अब कुछ मिनिस्ट्रीज उनके अंडर, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। पहला डीईए है, डिपार्ट, या ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आप अगर चाहे 2 मिनट, जैसे जी सैक है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन को कैसे, वो वैसे समझा चुका हूँ मैं, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में, अब सरफाईसी एक्ट वगैरह, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिहाज से तो काफ़ी ज़रूरी है, पर आरएस वारएस में नहीं पूछते तो इसको अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। जब यूपीएससी वाला करेंगे तो यूपीएससी का पेपर पास में आएगा तब पढ़ लेंगे, ठीक है। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ इन्फ्लेशन पे आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन महंगाई होती है, ठीक है। अब महंगाई दो तरीके से हो सकती है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे किसी बोलते हैं ना कि यार ये आदमी तो बहुत महंगा हो रहा है, यानी उस आदमी की बहुत ज़्यादा लोग पूछने लग जाएंगे और भाई कैसा है, क्या कर रहा है ना, तो वो चौड़े में हो जाता है, फिर वो किसी को सीधे मुंह बात नहीं करता, उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना, समझ गए, उसका रेट भी बढ़ जाते हैं।
तो वही बात है, किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, ठीक है, तो जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, 10 चीज़ें और 100 लोग खरीदने वाले हो गए, तो फिर रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुश, ठीक है। ये पहला टाइप है किसका, इन्फ्लेशन का, महंगाई का, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाना, ठीक है। एक दूसरे टाइप की होती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट पुश। तो किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। अब पार्ले जी का बिस्कुट है, उसको देख लो, कुछ भी देख लो, अभी आप बोलोगे कि यार ये चीज़ पहले, बुड्ढे बताएंगे कि यार पहले आइसक्रीम 5 रुपए में आती थी मस्त वाली, अब तो 5 रुपए में वो पानी वाली भी नहीं देते, है ना। तो आजकल वही 30 रुपए की आ रही है मान लो, ठीक है। तो ऐसे इसमें हुआ क्या, इसकी कॉस्ट बढ़ गई ना। पहले जैसे क्रीम होती थी, क्रीम किससे निकलती है, दूध से। पहले दूध सस्ता था, अब दूध के रेट बढ़ गए, उसके निकालने वालों के रेट बढ़ गए, वेजेज बढ़ गए, मशीनरी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ का खर्चा बढ़ गया, तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो इसका रेट बढ़ गया, ठीक है। तो जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, पार्ले जी का बिस्किट बनाती है, ठीक है, अब बिस्किट में क्या हुआ, गेहूं के जो आटे के रेट बढ़, गेहूं के रेट बढ़ गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बिस्किट के भी रेट बढ़ गए, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश। ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत सारे लोग डिमांड करने लग गए कि नहीं हमको बिस्कुट ही खाना है आज, ऐसा नहीं है, पर उसके रेट बढ़ गए क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश। तो इन्फ्लेशन के जो दोनों टाइप है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। अब जैसे फैक्टर्स पूछ ले आपको, ठीक है, कि भाई क्या क्या फैक्टर है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन के पीछे के जो फैक्टर क्या का रीजन क्या क्या है। तो पहला क्या होता है, मनी सप्लाई, सबसे जरूरी। अब मान लो कोई चीज़ है, 5 लोगों के पास 50 रुपये है, ठीक है, और उनको खर्च करने हैं, ठीक है, और उनको कुछ एक आइटम खरीदना है, 2 आइटम खरीदने हैं, तो वो करेंगे, किसी को मान लो 25 रुपये दे दिया, 30 रुपये दे दिया, है ना, इसको 20 दे दिया, या फिर जो 25-25 की खरीद ली, ठीक है, ऐसे करके खर्च करेंगे। लेकिन अगर लोगों के पास 500 रुपये आ गए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सेम चीज़ का दाम को लेंगे कि भाई 250, ठीक है, 300, ऐसे, क्योंकि उनके पास खुला पैसा खर्च करने के लिए हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो ऐसे ही बेवकूफ़ की तरह खर्च करने लग जाएंगे, उनके हाथ में पैसा आ गया तो वो सेम चीज़ के बढ़ा बढ़ा के दाम देंगे। तू 10 का खरीदेगा तो मैं 20 का खरीदूंगा, तू 20 का खरीदेगा तो मैं 40 का खरीदूंगा, ऐसे। तो उसको बोलते हैं, ये जो एक्सेस लोगों के हाथ में पैसा आ गया, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी आ जाना मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। तो फिर क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जो कोरोना था, उसमें क्या किया सरकार ने, सेंट्रल बैंक्स ने क्या, सेंट्रल बैंक्स ने जो इजी मनी पॉलिसी, ये चीप मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, जो भी बोले, ठीक है, वो दिखाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों के हाथ में भर भर के पैसा आ गया, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी आ गई, और उससे क्या हो गया, फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, तो महंगाई बढ़ गई अचानक से चीज़ों की, ठीक है। तो अब सीधी बात है ना, कि जो प्रोडक्शन है वो तो सेम है, ठीक है, और जो डिमांड है, मनी सप्लाई है, वो बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला फैक्टर है, ठीक है, वो तो क्या हो गया, मनी सप्लाई, ठीक है। अब एक और फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर है इम्पोर्टेंट, उसको बोलते हैं
इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट बोले, ठीक है, कि मैं तो दाब के पैसा खर्च करूंगा, ठीक है, ठीक है, जब गवर्नमेंट दाब दाब के पैसा खर्च करेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ों की बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर से वही बात होगी कि लिक्विडिटी आ जाएगी। गवर्नमेंट का क्या, वो तो लोन ले लेगी, ठीक है, उसको फिस्कल डिफिसिट में दिखा देगी, ठीक है, इससे फिर फिस्कल डिफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, पर होगा क्या, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में रोड रेलवे बना रही है, तब तो नहीं होगा इतना ज़्यादा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, वेलफेयर स्कीम चला देगी, ठीक है, सबको इतना राशन, ठीक है, ये मुफ्त कपड़े चड्डी बनियान सब मुफ्त ऐसे करके, तो उसको, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। तो इसी इन्फ्लेशन के वो कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म होती है ना, इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजिंग। इसका मतलब हो जाता है, वेज होते हैं ना, वेज क्या होते हैं, ठीक है, जो अपनी तनख्वाह, जो तनख्वाह होती है, जो काम का जो पैसा मिलता है हमको, वेजेज मिलते हैं, ठीक है। अब वो इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, किसके रेशियो में, इन्फ्लेशन के, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजिंग। मान लो तुम्हारी 10 साल में वेज बढ़े 2x, ठीक है, और महंगाई बढ़ गई 3x, तो असलियत में तुम्हारे वेज बढ़े या घटे, तुम्हारे तो वेज बढ़े, ठीक है, तुम 1000 कमाते थे तो तुम्हारा काम चल जाता, अब तुम्हारी तनख्वाह 2000 हो गई, पर तुम्हारे खर्चे 3000 हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम तो लॉस में चले गए। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।